हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले वोकैबुलरी पे नज़र डालेंगे। आज के एडिटोरियल के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स देखेंगे। देन विल मूव ऑन टू रीडिंग द एडिटोरियल। हम रीड करेंगे और देखेंगे कि आज का एडिटोरियल किस सब्जेक्ट पे है, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, टोन क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं पहला वर्ड क्या है। जो पहला वर्ड है हमारा वो है पोटेंशियल। ये एक नाउन है। ठीक है ना। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल होती है छुपी हुई काबिलियत। मतलब अभी एट प्रेजेंट वो उतनी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जो काबिलियत है वो उतनी डेवलप हुई नहीं है, बट विथ एफर्ट, विथ टाइम आगे जाके वो डेवलप हो सकती है, सक्सेस दिला सकती है। तो समवंस और समथिंग्स एबिलिटी टू डेवलप, अचीव और सक्सीड, वही बात हो गई कि पोटेंशियल है किसी में, मतलब कि उसमें वो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है आगे जाके डेवलप, जिसको हम डेवलप कर सकते हैं और आगे जाके वो उसको सक्सेस दिलवा सकती है। तो कैपेबिलिटी भी कहेंगे इसको, कैपेसिटी भी कहेंगे। कैपेबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी होती है किसी चीज़ को करने की। कैपेसिटी क्या होता है? वो भी एबिलिटी ही होती है किसी चीज़ को करने की। पोटेंशियल वैसे कैपेबिलिटी या कैपेसिटी जो अभी डेवलप नहीं हुई है बट आगे इन फ्यूचर डेवलप हो सकती है। नाउ एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? इनकॉम्पिटेंस, इनएप्टीट्यूड। देखो इनकॉम्पिटेंस क्या होता है? इनकॉम्पिटेंस इज लैक ऑफ एबिलिटी, लैक ऑफ स्किल। इनएप्टीट्यूड भी सेम होता है, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ कैपेसिटी किसी चीज़ को करने के लिए। सेकेंड है क्लिशेड। ठीक है, एडजेक्टिव है। देखो क्लिशे होता है ना, आपने बहुत बार देखा होगा सोशल मीडिया पे या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कि इट्स सच अ क्लिशे, क्लिशे है। तो क्लिशे का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो इतनी बार कही जा चुकी है, बहुत टाइम से कही जा रही है कि वो मोनोटोनस हो गई है, वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, बोरिंग हो गई है, क्योंकि बहुत टाइम से सुनी जा रही है तो सबको पता है क्या है। ठीक है, तो ऑफन सेड, यूज्ड और डन एंड देयरफॉर नॉट ओरिजिनल एंड नॉट इंटरेस्टिंग। बहुत बार उसको कहा गया है, बहुत बार अलग अलग जगह पे यूज़ किया गया है उसे, या उस तरह के काम को किया गया है, इसलिए वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, उतना इंटरेस्ट नहीं आता उसमें, बोरिंग सा लगता है, तो उसको कहते हैं क्लिशेड। हैकेनाइट भी कहते हैं उसको और ट्राइट भी कहते हैं। मतलब हैकेनाइट क्या हुआ, ट्राइट क्या हुआ, सेम ही चीज़ हुई। बहुत टाइम से एक ही चीज़ को करते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, रेफर करते आ रहे हैं, तो अब वो इंटरेस्टिंग लगता भी नहीं, पुराना है, वही अरे तो वही सुन रखा है, वही चीज़ कहा जा रहा है। नो एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? फ्रेश एंड ओरिजिनल। फ्रेश क्या होता है? जो चीज़ नई होती है, सो एक्साइटिंग होती है, इंटरेस्टिंग होती है, ओरिजिनल होती है, यूनिक भी होती है, न्यू। ठीक है, थर्ड इज अंडरस्कोर। वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अंडरस्कोर करना मतलब क्या होता है? देखो अंडरस्कोर अगर देखें टेक्निकली क्या होता है कि हमने किसी को ऐसे लाइन खींच दी किसी वर्ड के नीचे, तो हम लाइन क्यों खींचते हैं, लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं? इसीलिए ना कि सबका अटेंशन जाए उस पर, यहाँ पे सबका फोकस जाए। ठीक है, लोग देखें कि हाँ यहाँ पे क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, तो इसके बारे में बात हो रही है, तो फोकस गया, अटेंशन गया इधर। तो उसी तरह से अंडरस्कोर करने का मतलब या फिर अंडरलाइन करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को दिखाना, इस तरह से बताना, उस पर अटेंशन देना कि बाकी लोगों का भी अटेंशन उस पर जाए, बाकी लोगों का फोकस उस पर जाए। तो एम्फसाइज और सो दैट समथिंग इज इंपॉर्टेंट और ट्रू। और क्यों करते हैं हम एम्फसाइज, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बताना है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ट्रू है। ठीक है, एक्सेंचुएट, स्ट्रेस, इसके ये हैं सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हो गया अंडरस्टेट करना। ठीक है, इग्नोर करना। अंडरस्टेट करना मतलब उसकी इंपॉर्टेंस कम करके बताना, जितनी इंपॉर्टेंट वो है तो आप ऐसे दिखा रहे हो कि नहीं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतनी सीरियस नहीं है। ठीक है, इग्नोर कर रहे हो उसको, उस पर अटेंशन नहीं दे रहे हो, फोकस नहीं दे रहे हो। सो दीज आर एंटोनिम्स। फोर्थ है एफिनिटी। एक्चुअली ये नाउन है, नाउन के प्लूरल फॉर्म है, एफिनिटीज लिखा है, सिंगुलर है इसका एफिनिटी। क्या होता है? क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल और थिंग्स दैट हैव सिमिलर क्वालिटीज, स्ट्रक्चर्स और फीचर्स। यानी सिमिलैरिटी का सेंस आता है, दो लोग या दो चीज सिमिलर है, एक जैसे हैं, इसीलिए उनमें क्लोज रिलेशनशिप बन गया है। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज, रिजेम्बलेंस, एफिनिटीज वही सेम आपका मीनिंग कन्वे करते हैं। अब एंटोनिम्स का होगा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? ऑपोजिट चीज होती है, डिफरेंस होता है। वैरायटी क्या होता है? अलग अलग चीजें होती है, डिफरेंस होता है, इसलिए एंटोनिम्स है। फिफ्थ है सिमरिंग। वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये। सिमर करने का मतलब क्या होता है कि अंदर ही अंदर है। सिमर क्या होता है? बॉइलिंग। ठीक है,
अंदर अंदर है, उबाल हो रहा है। जैसे बीइंग फिल्ड विद अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग स्पेशली एंगर विच यू हैव डिफिकल्टी कंट्रोलिंग, मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है या कोई और स्ट्रॉन्ग फीलिंग भरी हुई है, अंदर ही अंदर वो उबल रही है आपके अंदर, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बट आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, कुछ टाइम बाद वो आउटबर्स्ट हो जाएगा। तो वैसी फीलिंग को सिमरिंग कहते हैं, सीदिंग कहते हैं और फेस्टरिंग कहते हैं। सीदिंग भी वही होता है कि अंदर ही अंदर गुस्सा भरा जा रहा है, बट यू आर लाइक नहीं मुझे कंट्रोल करना है, कैसे तो दांत पीस के कंट्रोल करो, नहीं मुझे गुस्सा नहीं लाना है, बट आपके अंदर वो गुस्सा है भरा हुआ, तो वो होता है। फेस्टरिंग भी वही होता है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है, बट अपने माइंड में फेस्टर करने दे रहे हो उसको, मतलब डेवलप होने दे रहे हो उसको, और खराब होने दे रहे हो और बढ़ने दे रहे हो। एंटोनिम्स क्या होगा? रिलैक्सिंग एंड ईजिंग। रिलैक्स होना मतलब कम हो जाना, आराम हो जाना, कामिंग, ईज कम हो गया तो गुस्सा अब शांत हो गया, आप शांत हो। सिक्स्थ है नेबुलस, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। नेबुलस क्या होता है? वही जो वेग होता है, वही जो हेजी होता है, वही जो ऑब्सक्योर होता है, यानी कि क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है, डेफिनेट नहीं है, नॉट क्लियरली सीन, अंडरस्टूड, हर्ड, मतलब कि क्लियर है ही नहीं वो। एंटोनिम्स क्या होगा? ऑब्वियस, डिस्टिंक्ट। अब ऑब्वियस क्या होता है? जो चीज़ हमें साफ साफ दिख रही है, साफ साफ समझ में आ रही है, पता चल रहा है हमें कि क्या है, तो ऑब्वियस है। डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट क्या होता है कि हाँ वो चीज़ इतनी क्लियर है कि हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 7 है रोलबैक। रोलबैक इज अ नाउन, इसका मतलब होता है कि किसी सिचुएशन, लॉ को चेंज कर देना, जैसा वो पहले था वैसा कर देना, उसको रिवर्स कर देना, रिटर्न टू इट्स एग्जिस्टिंग और प्रायर कंडीशन, तो रोल बैक होता है। रिवर्सल भी होता है, ओवरटर्निंग भी होता है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? हम चेंज नहीं कर रहे उसको, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कंटिन्यूएशन या इनैक्टमेंट, ठीक है, हम उसको इनैक्ट कर रहे हैं, यानी लॉ को पास कर रहे हैं। यहाँ पे रोल बैक जो हमारे पैसेज में है वो लॉ के रिगार्डिंग आया है, इसीलिए वहाँ पे लॉ वाला होगा मीनिंग, इसीलिए इनैक्टमेंट इसका एंटोनिम दिया गया है। 8 है ट्रिगर्ड। वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, हालांकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। ट्रिगर करने का मतलब होता है कॉज करना, किसी चीज को ऑकर करना, हैपन कराना। प्रॉम्प्टेड और स्पार्क भी होता है। एंटोनिम्स होगा अवर्टेड और इनहिबिटेड। अवर्ट करने का मतलब होने से पहले ही रोक दिया, इनहिबिटेड हो रहा था बीच में, उसको ऐसा कुछ डिफिकल्टी या कुछ ऑब्स्टिकल डाल के उसको रोक दिया गया। 9 है रेटोरिक। रेटोरिक क्या है? नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? स्पीच और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल। ऐसा भाषण, ऐसा बोलने की कला या लिखने की कला जिसका इंटेंशन क्या होता है कि आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। वो बोला ऐसा जा रहा है इस तरह से, या लिखा इस तरह से गया है कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाए, वो पढ़ के, वो सुन के। तो वैसे ही स्पीच और राइटिंग को रेटोरिक कहते हैं, बॉम्बास्ट कहते हैं, ग्रैंडिलोक्वेंस कहते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा? इनआर्टिकुलेटनेस। देखो आर्टिकुलेट क्या होता है? जो अपने ओपिनियंस को, अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करता है कि सुनने वाला समझ जाता है। अगर कोई इनआर्टिकुलेट है तो उसका ऑपोजिट हो गया, मतलब अपने फीलिंग्स एंड ओपिनियंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इनकोहेरेंस क्या होता है? इनकोहेरेंस होता है कि इस तरह से वो बता रहे हैं कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। कोहेरेंस होता है कि सब कुछ कनेक्टेड है, जिससे आप लिंक बना सकते हो, आप चीज़ें समझ सकते हो। जहाँ इनकोहेरेंस हो जाता है मतलब उसका ऑपोजिट, लिंक नहीं है, ठीक है, टूटी हुई लिंक है, आप आइडियाज़ को समझ नहीं पाते हो, क्या कहना चाह रहा है आप नहीं समझ पाओगे। 10th है हाइटेंड, ठीक है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। हाइटेंड का मतलब होता है इंक्रीज करना, खुद या तो खुद ही इंक्रीज हो जाना, या किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना, या उसको इंटेंसिफाई कर देना, कंपाउंड कर देना। एंटोनिम्स होगा वेन एंड अबेटेड। वेन का मतलब क्या होता है? कम हो गया। अबेट का मतलब कम हो गया, ठीक है। इंटीग्रेट करने का क्या मतलब होता है? देखो इंटीग्रेट करने का मतलब होता है पहला तो कि कंबाइन कर दिया आपने, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंबाइन कर दिया कि वो दोनों साथ में काम करे, बट यहाँ पे एक डिफरेंट मीनिंग है। बिकमिंग और मेकिंग समबडी बिकम एक्सेप्टेड एज अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप। किसी ग्रुप में किसी पर्सन को इंक्लूड कर लेना, उसको कहते हैं उनको आपने इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। स्पेशली व्हेन दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर। अगर ऐसे लोग स्पेशली जो कि दूसरे कल्चर से आ रहे हैं बट आप उनको सोसाइटी में, सोशल ग्रुप में एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, असिमिलेट कर रहे हो, यूनाइट कर रहे हो, तो आप इंटीग्रेट कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या होगा? सेग्रीगेट, आइसोलेट। सेग्रीगेटिंग मतलब अलग कर देना, आइसोलेट का मतलब भी होता है अलग कर देना, बाकी उसे दूर कर देना। एक फ्रेजल वर्ब है बेल्ट ऑन, ठीक है। बेल्ट ऑन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ थी, उसी का यूज़ करके आपने और फर्दर डेवलपमेंट किया, उसी चीज़ का यूज़ करके आपने और कुछ अलग बनाया, तो यूज समथिंग एज अ बेसिस फॉर फर्दर प्रोग्रेस, ठीक है।
तो चलिए वोकैबुलरी हो गया, अब पैसेज पे आते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे स्लाइड्स आगे बढ़ेंगे वहाँ पे आप पॉज करके एक बार पढ़ लेना खुद से, फिर देखना एक्सप्लेनेशन क्या है। क्या है? फ्रंटियर ऑफ प्रोग्रेस ऑन द पोटेंशियल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। फ्रंटियर है प्रोग्रेस का। ठीक है, क्या है? पोटेंशियल नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें जो कैपेबिलिटी है, उनमें जो पोटेंशियल है, उस पे है आज का पैसेज। इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज द नॉर्थ ईस्ट डाइवर्सिटी टू टैप इट्स पोटेंशियल। इंडिया को रिकॉग्नाइज करना होगा किसको? जो नॉर्थ ईस्ट की जो डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के फीचर्स है, अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स है, उनको रिकॉग्नाइज करना होगा अगर नॉर्थ ईस्ट के पोटेंशियल का अच्छे से यूज करना है, बेनिफिट लेना है, तो टैप करना है। तो देखते हैं। That unity in diversity is India's strength might sound cliched। स्टार्ट कैसे हुआ है कि कहावत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं, इसीलिए क्लिशे लगता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया का स्ट्रेंथ है, बट इट इज एज ट्रू एज एवर। बट वो हालांकि सुनते आ रहे हैं बहुत टाइम से, मे बी हमें क्लिशेड लगे, बट सच अभी भी है। सच पहले भी था, सच अभी भी है। Prime Minister Narendra Modi, while speaking at the Rising Northeast Investors Summit 2025 last week, cited the diversity of India's northeastern region to underscore the vast diversity of the country। अब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो कहाँ पे स्पीच दे रहे थे कहाँ पे? राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 में लास्ट वीक के समिट हुआ था, मीटिंग हुई थी, वहाँ पे वो स्पीच दे रहे थे। तो स्पीच के दौरान उन्होंने जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है आपके, ठीक है, आपका अरुणाचल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम है, नागालैंड है, ठीक है, मेघालय है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, तो उन स्टेट्स की जो डाइवर्सिटी है, उन स्टेट्स के अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग आपके लोकेशंस है, लैंड फीचर्स अलग अलग है, तो उनको रेफर करते हुए, उनको मेंशन करते हुए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अंडरस्कोर किया कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत, जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो बहुत विशाल है। और कैसे? तो ये हमें पता चलता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डाइवर्सिटी को देखते हुए। ठीक है, The North East is rich in its cultural diversity and natural resources। North East है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वो रिच है, मतलब उनमें बहुत भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, साथ में नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। एंड इट्स लोकेशन, टोपोग्राफी एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्रीज मेक इट अ यूनिक स्पेस। और उन स्टेट्स के लोकेशन, ठीक है, कहाँ पे वो सिचुएटेड है, टोपोग्राफी, लैंड फीचर्स कैसा है, सॉइल कैसा है, और जो कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, अपनी अपनी हिस्ट्री और स्टेट्स की, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक बहुत ही यूनिक जगह, स्पेशल जगह बनाती है। बट इट्स न्यूमरस लिंग्विस्टिक, ट्राइबल एंड कल्चरल एफिनिटीज। बट अब लिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस भी हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो लैंग्वेजेस भी काफ़ी ज़्यादा है। ट्राइबल एंड कल्चरल एफिनिटीज़ है, अपने अपने ट्राइब्स अलग अलग है, कल्चरल के लोग अपने अपने अलग अलग हैं, तो कैन बी अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द इंडियन स्टेट। अब इससे क्या होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, विवाद हो जाता है। ठीक है, एट टाइम्स these conflicts can be violent as the one in Manipur, which erupted on May 3, 2023 and is still simmering between the Kuki and Meiti communities। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो वायलेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मणिपुर में जो हुआ था May 3, 2023 में, और वो अभी भी जो वो फीलिंग्स है, रिजेंटमेंट की फीलिंग्स है, वो अभी भी जो कुकी एंड मेती कम्युनिटीज़ है उनमें अभी भी कहीं ना कहीं है, सिमर कर रही हैं। The Modi government and state governments in the region have sought to turn the region into an attractive destination for investors and tourists। अब जो मोदी गवर्नमेंट है और जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स है, उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, have sought to, वो उन्होंने क्या सोचा है करने का कि जो रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनको एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाएंगे, एक ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ पे लोग आना चाहेंगे। कैसे लोग? इन्वेस्टर्स, ठीक है, ऐसे लोग जिनको बिजनेस करना है, जिनको कंपनीज बैठानी है वहाँ पे, और टूरिस्ट, क्योंकि उनको टूरिस्ट भी वहाँ पे लाने हैं। द सिला टनल इन अरुणाचल प्रदेश
द भूपेन हजारिका ब्रिज इन असम, द कंस्ट्रक्शन ऑफ 11,000 kilometers of highways, extensive new rail lines, move airports, development of waterways on the Brahmaputra and Barak rivers, the expansion of mobile telephony, and a 1,600-kilometer long northeast gas grid are examples of the new dynamism of the region. अब उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए हैं ऑथर ने कैसे जो ये जो एक डिज़ायर है, जो एम्बिशन है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनको एक इन्वेस्टर और टूरिस्ट का हब बनाना है कि वहाँ पे इन्वेस्टर्स आए, टूरिस्ट आए, तो वो कहाँ पे वो इंटेंशन दिख रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल हो गया, आपका असम में आपका भूपेन हजारिका ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो गया, आपका जो 11,000 किलोमीटर का हाईवे कंस्ट्रक्ट किया गया है, नए रेल लाइन्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, नए एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ठीक है, वाटरवेज कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर्स पे, और मोबाइल टेलीफोनी को भी एक्सपैंड किया गया है, और नॉर्थ गैस ग्रिड भी कंस्ट्रक्ट किया गया। तो ये दिखा रही है कैसे चीज़ें चेंज हो रही है रीजन में, जो डायनामिज्म है, जो चेंजेस है, एवोल्यूशन है, वो ये दिखा रहे हैं। द मोदी गवर्नमेंट हैज़ बिल्ट ऑन द इनिशिएटिव्स ऑफ इट्स प्रेडेसेसर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट्स। अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट थी उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया था उसको ही उन्होंने आगे बढ़ाया, उस पर ही और उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, ठीक है, उसका ही बेस लेके आगे उन्होंने प्रोग्रेस किया है। Mr. Modi has also sought to settle many a conflict in the region in the last decade. मिस्टर मोदी ने और क्या चाहा है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं रीजन में लास्ट डेकेड में जितने भी हुए हैं उनको भी सॉल्व किया जाए। द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद द NSCN ISAC Muiva in August 2015, although nebulous now, the Bodo Peace Accord and the Blue Refugee Settlement, both in January 2020, and the rollback of the Armed Forces Special Powers Act from a larger part of the region have been some of the steps signaling the center's intent. अब मोदी गवर्नमेंट ने और क्या किया है, तो मिस्टर मोदी जी हैं जो उन्होंने क्या कहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इस रीजन में उनको सेटल करना का उनका एक ऑब्जेक्टिव है। तो वो ऑब्जेक्टिव, उनका जो इंटेंशन है, ये कहाँ पे दिख रहा है, तो जिन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं, जैसे जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ NSCN ISAC Muiva अगस्त 2015 में, ठीक है, हालांकि अभी नेबुलस है, अभी अनक्लियर है, बट इनिशिएटिव लिया गया। द बोडो पीस अकॉर्ड जो हुआ, जो ब्लू रेफ्यूजी सेटलमेंट हुआ, दोनों ही जनवरी 2022 में हुए, और जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट था, बहुत सारे लार्जर पार्ट ऑफ द रीजन, बहुत सारे जो लार्ज पार्ट ऑफ द रीजन है वहाँ से उसको रिवर्स करा दिया गया, हटा दिया गया। तो ये सब कुछ स्टेप्स है जो दिखता है कि सेंटर यानी कि जो मिस्टर मोदी है वो वर्क कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट को वहाँ पे कम करने के लिए। The change in perception about the Northeast and its green cover has led to a surge in tourism and attracted investments. और जो perception change हुआ है, क्योंकि इतने सारे steps लिए गए हैं, ठीक है, डेवलपमेंट में भी, कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने में भी, तो परसेप्शन चेंज हो रहा है। जो लोगों का ओपिनियन था, व्यू पॉइंट था टूरिस्ट का, इन्वेस्टर्स का, और वो चेंज हो रहा है नॉर्थ ईस्ट को लेके, उसकी ग्रीनरी को लेके, उसके लोकेशन को लेके, और काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट बढ़ा है वहाँ पे स्टेट्स में। हेडलाइन बाय द टाटा ग्रुप्स 27,000 करोड़ सेमीकंडक्टर प्लांट कमिंग अप इन असम। और इसको हेडलाइन कौन कर रहे हैं, लीड कौन कर रहे हैं, तो टाटा ग्रुप्स ने एक सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने का सोचा है असम में। उसकी बजट क्या है, तो 27,000 करोड़ का एक सेमीकंडक्टर प्लांट बनने वाला है असम में, और कौन बनाएंगे, तो टाटा ग्रुप। बट द चैलेंजेस रिमेन, लेकिन चैलेंजेस, डिफिकल्टीज अभी भी हैं। अपार्ट फ्रॉम मणिपुर, देयर इज अ परसेप्शन इन नागालैंड दैट द सेंटर हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन पीस प्रोसेस। अगर मणिपुर के साथ साथ अब क्या है, एक परसेप्शन है नागालैंड में ऐसी एक व्यू पॉइंट है कि जो सेंटर है अब वो पीस प्रोसेस में उतना इन्वॉल्व नहीं है, उतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो एक परसेप्शन बना हुआ है वहां पे। इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स ऑल्सो कंटिन्यू टू हॉन्ट द रीजन। अब इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट भी होता है रीजन में, तो वो अभी भी कंटिन्यू है, हॉन्ट कर रहा है, मतलब अभी भी वहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है एक नेगेटिव वे में। ऑल्दो असम हैज पार्शली रिजॉल्व्ड इट्स इश्यूज विद अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। हालांकि असम ने कुछ हद तक अपने इश्यूज सॉल्व कर ली है। इश्यूज किनके साथ है, तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ जो इश्यूज थे असम के, वो कुछ हद तक सॉल्व हो गए, बट कुछ जगह अभी भी इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी भी हो रहे हैं। The investments have increased the demand for power and the focus on hydroelectric projects, most in Arunachal Pradesh, has triggered local protests fearing displacement and environmental damage in the region that is prone to natural disaster. अब क्या इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा है,
तो कंपनीज फैक्ट्रीज जैसे इस्टेब्लिश हुई है, तो उससे क्या हुआ है कि पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ गया है। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना शुरू किया गया है कि वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, डैम्स बनाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ज़्यादातर डैम्स कहाँ बनेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में बनेंगे, मोस्ट इन अरुणाचल प्रदेश। इससे क्या हुआ है, लोकल प्रोटेस्ट ट्रिगर्ड हो गए हैं, लोकल प्रोटेस्ट हो स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोकल्स है उनको ऐसा लग रहा है कि जब कंस्ट्रक्शन होगा इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का, तो उन्हें डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, उन्हें अपनी ज़मीन, अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्वायरमेंट भी डैमेज होगा, वो भी ऐसे रीजन में जो कि प्रोन है नेचुरल डिजास्टर्स, जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आते ही रहते हैं, हैबिचुअल है, वहाँ पे वो और डैमेज हो जाएंगे। तो हो सकता है नेचुरल डिजास्टर्स की फ्रिक्वेंसी और बढ़ जाए, वो और ज़्यादा तादाद में और तेज़ी से और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आने लग जाए। Increased rhetoric by the Bharatiya Janata Party about immigrants from Bangladesh and Myanmar has heightened social tension. अब जो स्पीचेस, जो कम्युनिकेशन रहा है भारतीय जनता पार्टी का इमिग्रेंट्स को लेके, बांग्लादेश और म्यांमार के जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लेके जो अभी कम्युनिकेशन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उससे क्या हुआ है, सोशल टेंशंस हाइटेंड हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं सोशल टेंशंस। If India has to meaningfully pursue its Act East policy by integrating the Northeast more closely with the East Asian economies, then its policies within the borders and toward the neighboring countries should be in alignment. अब ऑथर क्या कह रहे हैं कि अगर इंडिया को मीनिंगफुली परस्यू करना है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब इस तरह से उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अगर इम्प्लीमेंट करना है कि इंडिया को उससे सक्सेस हो, ठीक है, कुछ मीनिंगफुल कुछ आउटकम निकले, ठीक है, कैसे, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उनको और ज़्यादा इंटीग्रेट करे, किससे, ईस्ट एशियन इकोनॉमी से, तो इंडिया की पॉलिसीज बॉर्डर के अंदर, मतलब विद इन कंट्री, और उन इंडिया की पॉलिसीज नेबरिंग कंट्रीज के लिए अलाइनमेंट में होनी चाहिए, मतलब सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर ने ये बोला है। तो ये रहा आज का आपका एडिटोरियल, ठीक है। अगर टोन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एनालिटिकल, ठीक है, हमें पता चल रहा है कि ऑथर ने एनालाइज किया है सिचुएशन को, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न में जैसे वहाँ पर व्यू पॉइंट चेंज हुआ है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं डेवलपमेंट में, कॉन्फ्लिक्ट कम कराने में, हालांकि चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एक तो एनालिटिकल है, साथ ही मेजर्ड भी है, बहुत ही मेजर्ड अप्रोच लिया है ऑथर ने। मेजर्ड मतलब क्या होता है, ना तो ज़्यादा वो क्रिटिकल साइड गए हैं कि सिर्फ क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, ना तो बहुत ज़्यादा लॉडेटरी साइड चले गए कि सिर्फ प्रेज ही कर रहे हैं। बैलेंस्ड अप्रोच लिया है, ज़्यादा अपने इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं किया है, बहुत ही ऑब्जेक्टिवली उन्होंने बताया है कि हाँ देखो ये चीज़ें हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, पर कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक मेजर्ड, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा है उन्होंने। सो द टोन इज एनालिटिकल प्लस मेजर्ड, ठीक है। तो यहीं पे एंड करते हैं आज का ट्यूटोरियल का सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको वोकैबुलरी भी समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर आपको होता है प्रॉब्लम, किसी भी तरह का डाउट होता है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बता सकते हैं। अब यहाँ पे एंड करते हैं सेशन, बट उससे पहले एक चीज़ है, अगर आप लोग देख लो तो एंड ऑफ मंथ सेल चल रहा है, ठीक है। फ्लैट 40% ऑफ आपको मिल जाएगा। अगर आपको रिसोर्स की नीड है, लाइक यू नीड PDF कोर्सेज, यू नीड मॉक टेस्ट टू प्रैक्टिस, यू नीड वीडियो कोर्सेज, क्योंकि आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, या आपको पूरा ही पैकेज चाहिए कि आपको अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, फिर आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उनको स्ट्रेंथन भी करना है, और फिर आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस भी लेना है मॉक टेस्ट के थ्रू, तो वो भी आप ले सकते हैं। एंड ऑफ मंथ सेल चल रहा है, फ्लैट 40% ऑफ आपको मिल जाएगा। कूपन कोड लगाना है मे, ठीक है, मे MAY लगाते ही आपको मिल जाएगा। हमने एक नए अफोर्डेबल पैकेजेस भी लॉन्च किए, आप देख सकते हो वो पैकेजेस। तो यहाँ पे हम जाते हैं, चलो देखते हैं यहाँ पे, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे जैसे सारे पैकेजेस है, बैंकिंग बेसिक है आपका, बैंकिंग प्रो है आपका, बैंकिंग प्लस है, बैंकिंग मैक्स है, ठीक है। तो जो भी आप लेना चाहो, जो भी पैकेज आपके, जो भी आपका प्रिपरेशन जर्नी है, जहाँ पे अभी आप हो, अभी बिगिनर हो, या कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करना है, या फिर कॉन्सेप्ट्स पढ़ भी लिए हैं, स्ट्रेंथन कर भी लिए हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पैक अवेलेबल है, ठीक है। साथ में आप इन सारे पैक्स पे आपको मिल जाएगा डिस्काउंट,
ठीक है, मे कोड लगाती है, सब पे 40% ऑफ आपको हो जाएगा। तो इफ़ यू नीड एनीथिंग यू कैन परचेज। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहे अच्छे से। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।